नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हमारी परीक्षाओं में आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसमें वैसे तो आपकी तैयारी पॉलिटी की अच्छी हो गई होगी। इसमें हम एमसीक्यू टाइप पढ़ेंगे जिसमें हम हर एक ऑप्शन पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। यहाँ से क्या होगा कि आपका जो भी तथ्यात्मक विषय है ये अच्छे से तैयार हो जाए। जहाँ आवश्यक होगा हम ट्रिक्स भी बताएंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिएगा, पूरा अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। इसमें हमने सारे टॉपिक लिए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति से संबंधित हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हो। जो जो मुख्य टॉपिक आपके बनते हैं हमने सबको यहाँ पर लिया है। शुरू करते हैं, आप पूरा बने रहिएगा, देखिएगा और खुद से प्रयास करिएगा उसका सही आंसर देने का। वैसे तो हम आंसर बताएंगे ही, लेकिन आप खुद से भी प्रयास करिएगा उस चीज़ को समझने का और उसका आंसर देने का। इसमें हम पहले प्रारंभ में आसान प्रश्न लेते हैं, फिर हम 5-6 प्रश्नों के बाद थोड़ा स्तर बढ़ाएंगे और वो प्रश्न लेंगे जो कि आपके यूपीएससी वगैरह में भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस में यह उल्लेख है भाई? 352 में, 356 में, 360 में या फिर 368 में? तो यह है अनुच्छेद 352 में। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा 352 में बताई गई है, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा भी कहा जाता है। यह संघ की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरे की स्थिति में लागू किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के तहत क्या है, राष्ट्रपति को संसद की मंजूरी से आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। शर्त क्या है? संसद की मंजूरी। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि राष्ट्रपति क्या विवेकाधीन अधिकार के तहत यह कर सकता है? नहीं, संसद की इसमें मंजूरी चाहिए होती है कि हाँ, देश में संप्रभुता पर हमारी या राष्ट्रीय सुरक्षा पर कुछ खतरा दिख रहा है तो ऐसा किया जा सकता है। अगला शब्द है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 1, 2, 3, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 368 में या फिर संविधान की प्रस्तावना में? ठीक है, तो यह कहाँ पर किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है तो इसमें संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि संविधान की संरचना और कार्यप्रणाली से स्पष्ट होता है कि यह भारत जो है संघीय राज्य है, यह संघीय राज्य है, इसकी कार्यप्रणाली से ऐसा पता चलता है। संघीयता की विशेषताएं कैसी हैं? 2 स्तर की, केंद्र और राज्य, और इसमें क्या है, शक्तियों का वितरण जो है, न्यायिक स्वतंत्रता, संविधान, ये सारी चीजें इसी में आती हैं। जैसे केंद्र राज्य संबंध है, ये भी इसी का पार्ट हो गया, और फिर न्यायिक स्वतंत्रता जो है ये भी इसी का पार्ट हो गया, फिर शक्तियों का वितरण ये भी इसी में है। यानी पूरा यह संघीय तरीके से कार्य करेगा। इस प्रकार यह कहाँ पर है? संविधान की प्रस्तावना में। सीधा सीधा शब्द नहीं है, लेकिन इसकी संरचना और कार्यप्रणाली से स्पष्ट होता है कि यह यहीं से जुड़ा हुआ है, ऐसा यह पूछा जाता है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न एक बार पूछा गया था इसलिए इसको लिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत कब हुई थी? 1947, 1950, 1976 या फिर 1986? शुरुआत कब हुई थी, यानी ये कब जोड़े गए थे, ये जानना चाह रहा है। तो 1976। कैसे? तो मौलिक, इसकी शुरुआत होती कब है? थोड़ा इतिहास देखते हैं हम इसके बारे में। 42वां जो संशोधन था, 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, अधिनियम कौन सा होता है? 1976 का, इसके माध्यम से यह जोड़ी गई थी। ये संविधान के भाग 4A, अनुच्छेद कितना बनेगा? 51A, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, में जोड़े गए हैं। ठीक है, जो नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जोड़े गए थे। तो आपको भाग भी पता होना चाहिए, अनुच्छेद भी पता होना चाहिए, संशोधन भी पता होना चाहिए, सन भी पता होना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। इसमें अब एक समझो, एक प्रश्न के पीछे हमने आपको 4-5 चीजें बता दी जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान में
न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किसके द्वारा स्थापित की गई? भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जस्टिस के गांगुली के द्वारा, जस्टिस हेमंत गुप्ता के द्वारा, या जस्टिस एम हिदायतुल्ला के द्वारा? ये भी आ चुका हुआ प्रश्न है। तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो है वो जस्टिस एम हिदायतुल्ला के द्वारा स्थापित की गई है। इन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक रूप से समीक्षा कर सकती है। यानी जो कानून बनाए जाते हैं तो उनकी समीक्षा की जा सकती है। अगला प्रश्न है, मौलिक कथन पहला क्या है? मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। दूसरा कथन है, इन अधिकारों में प्रत्येक नागरिक के लिए समानता का अधिकार शामिल है। 12 से 35। अब पूछता है केवल पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है? तो इसमें देखिए थोड़ा समझिए क्या कह रहा है। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक में है, सही बात है, और प्रत्येक नागरिक के लिए ये समानता का अधिकार बताते हैं। यानी कौन सा इसमें सही होगा? दोनों सही होंगे। तो अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान में हमारे कहाँ बताए गए हैं? 12 से 35 में। ये हमें पता होना चाहिए। कई बार हमसे अनुच्छेद सीधा सीधा पूछ लेता है, कई बार हमसे कथन के माध्यम से पूछता है। जब कथन के माध्यम से पूछेगा तो हमसे ऐसे ही सवाल पूछ लेगा। इसमें जो अधिकार आपके दिए गए हैं नागरिकों को कौन सा है? जैसे समानता है, स्वतंत्रता है, धर्म है, स्वतंत्र और धर्म की स्वतंत्रता है, सांस्कृतिक है, शैक्षणिक है, न्यायिक सुरक्षा जैसे अधिकार इसमें शामिल किए गए हैं। अब 14 ही मान लो जो है, तो कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो इन दोनों कथनों में दोनों सही हैं। ठीक है, समानता का अधिकार कौन सा देगा? 14, अनुच्छेद 14 जो है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 52वें संशोधन के बाद जोड़ा गया। दूसरा कथन कह रहा है भारत एक संघीय राज्य है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्यता दी गई है। बताइए भाई कौन सा सही होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, दोनों होंगे, या कोई नहीं होगा? बताइए। देखो इसमें ये वाला आपको हो सकता है लग रहा है गलत हो, लेकिन इसमें दोनों सही हैं। कैसे सही हैं हम समझते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था। पहली बात तो ये ध्यान रखो, इसी में शब्द क्या जोड़ा गया था? धर्म निरपेक्ष। तो ये पहली बात तो सही हो गई। अब आती है दूसरी बात पर। अच्छा, धर्मनिरपेक्ष से क्या हुआ कि भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक समानता को संविधान में स्पष्ट रूप से शामिल कर लिया गया। और भारत एक संघीय राज्य है। कैसा राज्य है? भारत एक संघीय राज्य है। ठीक है, जिसे केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। इसमें क्या है? केंद्र की शक्तियां अलग हैं और राज्यों की शक्तियां अलग हैं। केंद्र के पास थोड़ी ज़्यादा शक्तियां हैं, या मतभेद होने की स्थिति में हम केंद्र की शक्तियों का ही पालन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कई मामलों में संहिता को स्वीकार किया और स्पष्ट किया कि यह संविधान की मूल संरचना है। और जो संघीय राज्य है किसने मान्यता दे दी फिर इसको? सुप्रीम कोर्ट ने। उसने क्या कह दिया भाई? ये मूल संरचना है। समझ में आया ये बात? तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था और 2019 में यह विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। बहुत आसान सवाल लग रहा है सुनने में। अब बताओ कौन सा सही? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है? तो इसमें आपके फिर से दोनों सही हो जाते हैं। कैसे? अनुच्छेद 370 इसमें क्या है? यह जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। ठीक है, देता था। इसके तहत राज्य का अपना संविधान और सीमित स्वायत्तता थी। तो क्या था? इनका संविधान था, इनकी स्वायत्तता थी, ये चीजें इसमें थी। ठीक है, अब 5 अगस्त को, ये भी आपको तारीख भी याद रखनी है, 5 अगस्त को क्या होता है? 5 अगस्त 2019, इसको क्या होता है? संसद ने संविधान के अनुच्छेद 370 को हटा दिया। किसने हटाया? संसद ने हटा दिया। और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। किसमें किसमें? एक तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया और एक हो गया लद्दाख।
लद्दाख आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न इस बार बनने के चांस लग रहे हैं। इसमें बांट दिया, इस फिर क्या होता है, इससे राज्य और केंद्र के बीच अधिकारों का विभाजन समाप्त हो गया। अब जैसे ये बट गया तो इनको इन दोनों लोगों को अपने अपने जो अधिकार मिलते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के, वो वाले इनको अधिकार मिलने लगे। यानी अब इनको ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई इनकी स्वायत्ता अलग है, संविधान अलग है। समझ में ये पूरा 370 का खेल आया। कुछ लोग तो ये नहीं जान पाते 370 लगाया गया है कि हटाया गया है। भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है, पहला कथन है। और राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक पास करने का अधिकार नहीं है, यह दूसरा कथन है। अब बताओ इसमें कौन सा सही है? पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है कि कोई सही नहीं है? इसमें पहला सही है। कैसे? राष्ट्रपति की नियुक्ति जो होती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। यह प्रणाली संसद द्वारा चयनित सरकार की सिफारिश पर आधारित होती है। राष्ट्रपति विधायिका का हिस्सा होते हुए भी कानून बनाने की प्रत्यक्ष नहीं होती है, प्रत्यक्ष शक्ति इनमें नहीं है। वैसे तो इनका जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसकी पूरी प्रक्रिया है, इनके चुनाव की पूरी प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में मंत्रिपरिषद का मतलब जो रोल है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा ये सब लोग मिलकर इसमें वोटिंग में शामिल होते हैं। इस प्रकार तो इनका जो है चुनाव होता है, चुनाव के बाद वो नियुक्त होते हैं। चुनाव जो मतलब माना जाता है कि जो जीतेगा वो चुनाव बनेगा, यानी इनका चुनाव इस प्रकार होता है। तो इनकी सबकी भैया सलाह मंत्रिपरिषद की जो है ये तो मान मान ली गई, ठीक है। इसके बाद क्या है, इनको कोई अधिकार नहीं है, यह बात गलत है। इनको कानून बनाने की प्रत्यक्ष शक्ति तो नहीं है, लेकिन वह संसद द्वारा जो कानून पारित होता है उसको वह स्वीकृति देते हैं, स्वीकृति या देते हैं। मतलब डायरेक्ट तो ये कोई विधेयक नहीं पास कर देंगे, लेकिन इनकी स्वीकृति बिना वह पारित भी नहीं होता है। अगला आता है भारतीय संसद दो सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है, ठीक है भाई। दूसरा है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बताओ कौन सा सही, पहला, दूसरा, दोनों या कोई नहीं? इसमें पहला सही है। ये बात तो सही है कि संसद जो है यह बनी है राज्यसभा और लोकसभा इससे, ठीक है। लेकिन यह बात गलत है कि इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। इसका कारण ये है कि इनका कार्यकाल होता है 6 साल का, लेकिन 2/3 सदस्य जो हैं इनके हर 2 साल पर इनके जो सदस्य जो हैं वह बदलते रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन इनके साथ एक समस्या क्या है, यदि कभी संसद भंग होती है तो ये सभी फ्री हो जाते हैं, मतलब ये इनका फिर कोई रोल नहीं बचता है। साथियों, जैसे हम आपको यहाँ पर ये पढ़ा रहे हैं ऐसे हम आपको निबंध भी पढ़ाते हैं और मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग भी हम आपकी कराते हैं। ये सब आपका फ्री है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ये चीज़ें आपको मिलती रहें। आपका उद्देश्य केवल प्री पास करने का नहीं है, आपका उद्देश्य प्री के बाद मेंस में जाना और मेंस के बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद नौकरी लेना, ये आपका मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए यह आवश्यक है कि आप मेंस की तैयारी बिल्कुल साथ में करते रहें, और वो भी विधिवत तरीके से करें। निबंध में हम एक एक चीज़ आपको समझाते हैं कि क्या लिखना है, कितना लिखना है, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी मेहनत से करते रहो। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। दूसरा कथन है राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा का भंग होना अनिवार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। बताइए कौन सा सही है, पहला, दूसरा, दोनों या कोई नहीं? इसमें पहला आपका सही है। कैसे भाई, सही है तो कैसे सही है? 356 जो है यह अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान तो करता है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान, ठीक है, यह आपका करता है। जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही हो तब यह चीज़ मान लो लागू की जाती है। राष्ट्रपति शासन लागू करने का मतलब यह नहीं है कि विधानसभा का भंग होना अनिवार्य है। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है, अनिवार्य नहीं है। कुछ परिस्थितियों में विधानसभा को बरकरार रखा जा सकता है और
इसमें क्या है कि यदि विधानसभा चल रही है तो भी आपका ये लगाया जा सकता है, और नहीं चल रही है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान हैं। अनुच्छेद 15 किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यह आप तभी हल कर पाओगे जब आपको अनुच्छेद ये वाला पता होगा। बताइए कौन सा सही, पहला, दूसरा, दोनों या कोई नहीं? इसमें दोनों सही है। कैसे? भारत का जो संविधान है, अपना जो संविधान है, इसमें मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए लागू होते हैं। 15 में क्या होता है, जो अनुच्छेद 15 आपका है, इसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, के आधार पर भेदभाव को यह रोकेगा। इससे समानता और न्याय जो है सुनिश्चित होता है। ये अधिकार संविधान के सर्वोच्च कानून के तहत नागरिकों की सुरक्षा करते हैं और समाज में समान अवसर प्रदान करते हैं। अगला है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। सभी संशोधन केवल संसद की मंजूरी से ही होते हैं। बताइए कौन सा सही है, पहला, दूसरा, दोनों या कोई नहीं? इसमें केवल पहला सही है। कैसे? जो 368 है ये क्या करता है, संविधान संशोधन करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, और यह प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के संशोधन के लिए अलग अलग नियम देगी। कुछ संशोधन केवल संसद की बहुमत से हो जाते हैं, कुछ तो बहुमत से हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, कुछ में राज्यों की मंजूरी आवश्यक होती है, कुछ में राज्यों की मंजूरी आवश्यक होती है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि सभी संशोधन केवल ऐसा होना चाहिए कि संसद की मंजूरी होना चाहिए। अगला है, राज्यसभा स्थायी सदन है और राज्यसभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है? बताइए। पहला सही है। राज्यसभा जो है ये आपका स्थायी सदन है। स्थायी मतलब क्या होता है? स्थायी मतलब होता है जो कभी विघटित ना हो। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके जो सदस्य होते हैं वह 2 वर्ष पर रिटायर होते रहते हैं। कितने? 1/3 सदस्य इसके बदलते रहेंगे। तो इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए नियुक्त हो जाएंगे और 1/3 जाते रहेंगे। ये प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से नहीं चुने जाते हैं। ये क्या होता है, राज्य विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधानसभा के द्वारा यह निर्वाचित होते हैं। यह संरचना जो है संसद को स्थिरता प्रदान करती है और राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। अच्छा, इसका एक फायदा भी है, पता है क्या? जैसे मान लो लोकसभा है, लोकसभा 5 साल के लिए बनी, इसके बाद एकदम से कुछ समस्या आ गई तो पूरी लोकसभा भंग हो गई। लोकसभा भंग हो गई। लोकसभा के भंग होते ही सारे मंत्री संतरी जो थे सब फ्री हो गए, मतलब खाली हो गए, उनका कोई मतलब नहीं बचा। उस स्थिति में ये वाले जो हैं, ये यहाँ पर बैठे लोग, ये देश को संभाल लेंगे। तो ये जरूरी चीज़ भी है। संविधान जो निर्माता थे बहुत सोच समझ के बना गए थे। वो तभी बना गए थे, सोचो कि तुम चोरी करोगे तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, जब हमारा तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। वो तभी बना गए थे कि तुम्हारे अधिकार कोई छीन रहा है तो कैसे उसको बचाना है। वो तभी बना गए थे कि जबरदस्ती पुलिस उठा ले जाती है तो तुम्हें क्या कानून सहायता मिलेगी। समझो कितना दूरदर्शी रहे होंगे वो लोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है और प्रधानमंत्री ही सशस्त्र बलों की सभी नीतियों का निर्णय करता है। बताइए भाई कौन सही है, पहला, दूसरा, दोनों या कोई नहीं? तो इसमें भी पहला सही है। कैसे? भारतीय संविधान के अनुसार क्या होता है, राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का समाज जो है कमांडर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। नीतिगत निर्णय और संचालन की जिम्मेदारी कैबिनेट और रक्षा मंत्री की सलाह पर होती है। ये चीज ध्यान रखना, जो रक्षा मंत्रालय है उसकी सलाह के बिना राष्ट्रपति कुछ नहीं करेगा। ये चीज ध्यान रखना। कमांडर तो हो गया लेकिन उसकी सलाह जरूरी होती है। प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष निर्णय केवल रणनीतिक नीतियों के लिए सीमित होता है। जो प्रधानमंत्री है ये रणनीतिक निर्णय तो ले सकता है
इतना तो ले सकता है। वैसे तो लोकतांत्रिक निर्णय और सामरिक प्रभुत्व का संतुलन यह बनाता है। तो दो जो है पूरी तरीके से सही नहीं है। सभी नीतियों का निर्णय ऐसा ये नहीं करेगा सशस्त्र बलों के क्षेत्र में। ठीक है, वैसे तो प्रधानमंत्री अब तो कुछ भी करने लगते हैं। अनुच्छेद 15, माफ कीजिए, 16वां क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। सही बात है। आपातकाल की घोषणा केवल राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर निर्भर होती है। बताइए कौन सा सही है? पहला, दूसरा, दोनों या फिर कोई नहीं? इसमें केवल पहला सही है। कैसे? 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल है। देखो, मैं आपको बहुत कोशिश करता हूँ मेहनत से पढ़ाऊँ, जिससे आपको जो यहाँ पढ़ रहे हो ना वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो थोड़ी मेहनत की लाज रखना। जब भी ये वीडियो देख रहे हो ना तो चाहना तो सब्सक्राइब कर लेना। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान करता है। ठीक है, फिर यह घोषणा केवल राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर तो कभी निर्भर नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये मन इनका हुआ ये बोले ठीक है अब भैया अब कुछ दिन के लिए आपातकाल लगा देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। इसे लागू करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह जरूरी है। प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद, इनकी सलाह जरूरी रहेगी। अब सोचो संविधान निर्माता जो रहे होंगे वो कितने होशियार रहे होंगे। भाई मान लो कोई राष्ट्रपति बन जाए, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और भगवान न करे ऐसा हो, कोई बन जाए फिर उसके बाद वो मनमाना करने लगे। जब उसका मन आए तब उसने कर दिया, आपातकाल लगा दिया, जब उसका मन आए कुछ कर दिया, तो इससे तो बड़ा सिस्टम बिगड़ जाएगा ना। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अपने विवेकाधिकार से नहीं लगाएंगे, लगाएंगे आप ही, अधिकार आपको है लेकिन अकेले आपके न बस का नहीं है। तो उन्होंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था और 19 में समाप्त कर दिया गया। बताइए, वैसे तो हमने इसको अभी बताया था। बताइए, थोड़ा घूम के दूसरे तरीके से आ गया प्रश्न। दोनों सही हैं इसमें। 370 क्या है? जम्मू कश्मीर को पहले स्पेशल बनाता था। ठीक है, अब नहीं बना रहा है। अब क्या हो गया है? 5 अगस्त 2019 को यह खत्म कर दिया गया संसद की तरफ से। जब खत्म हुआ अब क्या हो गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों ने जन्म लिया। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं और मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए अनिवार्य हैं। बताओ कौन सा सही है? पहला, दूसरा, दोनों, कोई नहीं? अब देखो, जल्दबाजी में पढ़ोगे तो इसको भी अधिकार पढ़ लोगे, इसको भी अधिकार पढ़ लोगे और अब लगेगा सब दोनों सब सही हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, पहला सही है। कैसे? 12 से 35 जो है ये आपके मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, विरोध भी पढ़ लेना एक बार कि कौन कौन किस में क्या है। 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में, ऐसे करके पढ़ लेना। ये पता मैचिंग में पूछ लिया जाता है, इधर कोई बात बता देगा और इधर वो संविधान का अनुच्छेद दे देगा, कहेगा मैच करो। फिर इसके बाद क्या होता है? जो ये 12 से 35 ये क्या कहते हैं? स्वतंत्रता, समानता, न्याय प्रदान करेंगे। और मौलिक कर्तव्य कहाँ हैं? कर्तव्य हैं 51A में, 1976 वाला, ये बात याद करो। 1976 में लगाए गए थे ना। तो ये दिशा निर्देशात्मक हैं। मतलब इनको हम कह सकते हैं कि यह निर्देश दिया गया कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, आप ऐसे बनो, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 44 में संघीय ढांचे की विशेषता बताई गई है और अनुच्छेद 44 में संविधान के एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका एक पक्ष पूछा जा चुका है। बताइए भाई कौन सही है? पहला, दूसरा, दोनों या कोई नहीं? इसमें दूसरा सही है। कैसे? जो अनुच्छेद 44 है, 44 क्या कहता है? राज्य नीति के निर्देशों में आता है और इसके अनुसार भारत में एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। एकीकृत न्यायिक प्रणाली, ठीक है। यह संघीय ढांचे की विशेषता को नहीं बताएगा। यह तो नए प्रणाली की बात करता है, तो ढांचे की विशेषता वाली बात होगी कि नहीं? अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा को केवल राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। कौन सा सही? पहला, दूसरा, दोनों या कोई नहीं? तो इसका पहला सही है। अभी हमने बताया था
5 वर्ष का कार्यकाल होगा। ठीक बात है। लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर भंग किया जाएगा। ये केवल वाला शब्द यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। ये थोड़ा परीक्षा में ध्यान रखना, नहीं केवल, इनमें से गलत, सही कोई एक, इन शब्दों का ध्यान रखना। ये शब्द बहुत खेल कर देते हैं आपकी परीक्षा में। तो क्या होगा, लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही भंग किया जाएगा। तो अकेला निर्णय तो इनका नहीं बचा, और कार्यकाल समाप्त जब हो जाता है फिर चुनाव कराए जाएंगे। यदि ऐसी स्थिति आती है तो फिर चुनाव होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना किसी भी कानून को रोक सकते हैं। ये पार्ट अभी आपने पढ़ा था, ये वाला समझना है आपको। बताओ कौन सा सही, पहला, दूसरा, दोनों या कोई नहीं? पहला सही है। कैसे? अनुच्छेद 53 क्या कहता है? सर्वोच्च कमांडर इनको बना देता है। यही तो बनाएगा ना। इसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति किसी भी कानून को बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के नहीं रोक सकते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखना, अकेले इनके बस का है कुछ नहीं, बिना मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं रोक सकते। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 22, राष्ट्रपति संसद की किसी भी बैठक को बुलाने का अधिकार रखते हैं। राष्ट्रपति केवल साल में एक बार ही संसद की बैठक बुला सकते हैं। कौन सा सही है, पहला, दूसरा, कोई नहीं, दोनों? तो पहला सही है। इनको अधिकार है। क्यों अधिकार है? अनुच्छेद 85, देखो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि अनुच्छेद किसमें क्या है। 85 क्या कहता है, राष्ट्रपति संसद की किसी भी बैठक को बुलाने का अधिकार रखेंगे। ठीक बात है। और संसद की सत्र की आवृत्ति साल में 3 बार होती है, 3 बार या होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति की आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार अतिरिक्त सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, पहला तो गलत हो गया। और यह शक्ति क्या, इसका लाभ क्या है ये समझो। लोकतांत्रिक नियंत्रण और समय समय पर संसद की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए यह संविधान में शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने का अधिकार 352 में है। आपात के दौरान संसद का कार्य अस्थायी रूप से निलंबित हो जाता है। बताओ भाई, फिर से आ गया 352, क्या कहता है? पहले बताओ सही कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा या ये चौथा विकल्प? इसका विकल्प सही है पहला। देखो 352 क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति को अधिकार तो देता है, आपातकाल के राष्ट्रपति को अधिकार है, जिसे केवल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लागू किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान होगा क्या, संसद का कार्य निलंबित नहीं होगा। ठीक है। बल्कि संसद के बड़े अधिकार राष्ट्रपति की निगरानी में रहते हैं। यह संविधान आपातकाल की शक्ति को नियंत्रित और लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति का इस्तीफा प्रधानमंत्री को देना अनिवार्य है। कौन सा सही होगा, पहला सही होगा इसमें, ये वाला। कैसे? अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, ये इसीलिए बनाई है। तो इस्तीफा संविधान के अनुसार राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में देना होता है। किसको देंगे? ये लोकसभा अध्यक्ष को। और यह मौखिक नहीं बताएंगे, यह लिखित देंगे, ये लिखित देंगे। ठीक है। तो इसमें प्रधानमंत्री का जिक्र खत्म हो गया, इनसे कोई मतलब ही नहीं बचा। अच्छा, इनको यह अधिकार है तो इससे क्या हो गया, यह स्वतंत्र इनका निर्णय हो सकता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। यह स्वतंत्र है कि जब चाहें तो इस्तीफा दे दे, वैसे देता कोई नहीं। राष्ट्रपति के पास विधायिका को भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से लोकसभा का भंग कर सकते हैं। कौन सा सही बताओ, पहला, दूसरा, दोनों या कोई नहीं? पहला सही है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को विधायिका भंग करने का अधिकार दिया हुआ है, सही बात है भाई। और लेकिन यह अधिकार स्वतंत्र विवेकाधिकार नहीं है, इसमें भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद
इन दोनों का जो है हमें सलाह चाहिए रहेगी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और संविधान की संरचना की रक्षा करता है। ठीक बात है। दूसरा है, न्यायालय केवल संघीय विवादों में है निर्णय देने का अधिकार रखता है। इसमें कौन सा सही है? पहला, दूसरा, दोनों या कोई नहीं? पहला सही है। कैसे सही है पहला? सर्वोच्च न्यायालय जो है यह भारत का उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण है। अभी हमने न्यायिक प्राधिकरण जैसी एक बात और पढ़ी थी, उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण हो गया। ठीक है। यह संविधान की मूल संरचना की रक्षा करेगा, ये मूल संरचना जो है उसकी रक्षा करेगा और कानूनों की समीक्षा कर सकता है। इसके पास संघीय विवादों के अलावा मौलिक अधिकारों की रक्षा, संवैधानिक विवादों और अपील मामले भी इसमें इनको हल करने का अधिकार होगा। अच्छा, दूसरे में कह रहा है, देखो जहां पर केवल शब्द लग जाए जरूर टिक जाना कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। यह गलत है। क्यों गलत है? संघीय मामलों तक यह सीमित नहीं है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के सर्वोच्च कानून के तहत जो है सभी न्यायिक मामलों में अंतिम निर्णय सुनिश्चित कर सकता है। यह भी इसको अधिकार है। वैसे भी जहां केवल वाली बात आ जाए तो टिक जाओ। अगला है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा प्राप्त है। ठीक बात है। और न्यायिक समीक्षा केवल विधायिका द्वारा पारित कानूनों की वैधता जांच के लिए है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। केवल वाली फिर बात गलत हो गई। पहला सही है इसमें। कैसे? न्यायिक समीक्षा जो होती है, न्यायिक समीक्षा, यह चीज जो है इसमें क्या होता है, यह शक्ति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा यह शक्ति दे दी गई। ठीक, इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि कानून संविधान के अनुरूप हो। इसका सीधा सीधा एक लाइन में आप ऐसे समझ लो, न्यायिक समीक्षा केवल विधायिका के कानूनों तक सीमित नहीं है, यह कार्यपालिका और सरकारी निर्णयों की भी समीक्षा कर सकती है। यह प्रणाली क्या है, लोकतंत्र में न्यायपालिका और स्वतंत्रता और संवैधानिक अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक भी है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो पहली बात सही है, पहली बात तो हो गई सही। दूसरी बात पर देखते हैं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है 65 वर्ष का है। 65 वर्ष की आयु तक है। जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक वो रिटायर नहीं होंगे। यह न्यायालय भारत की न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च और अंतिम प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जो संविधान और कानूनों की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो 6 वर्ष का कार्यकाल किसका है? राज्यसभा सदस्य का। राज्यसभा सदस्य, इनका तो 65 साल तक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक सीधे याचिका दायर कर सकते हैं, यानी दाखिल कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 केवल न्यायालय के न्याय निर्देशों के लिए प्रयुक्त होता है, याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं देता है। क्या होगा भाई सही? पहला सही होगा इसका। केवल वाली बात है तो वैसे भी डाउट हो गया था। 32 क्या है? 32 बहुत जरूरी चीज है, संविधान की आत्मा, इसी को बोला था अंबेडकर जी ने, और इसको अंबेडकर जी ने बोला और आरओ ने इसको पूछ लिया और एक दो पेपर थे उसमें पूछ लिया गया। तो 32 क्या नागरिकों को अधिकार देता है कि वे अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकें। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रमुख साधन है। दूसरा गलत क्यों है? यह केवल निर्देश देने के लिए नहीं बल्कि न्यायिक उपाय के लिए भी नागरिकों को सीधे न्यायालय पहुंचने का अधिकार दे देता है, निर्देशों के लिए नहीं। अगर न्यायिक समस्या भी है ना तो फिर भी आप जा सकते हो। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। तो इसमें केवल शब्द तो खैर नहीं सही है, वैसे स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधान के अनुसार क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह, साथ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वरिष्ठ जजों की शिकायत पर होती है, तो सिफारिश पर होती है। तो केवल वाला शब्द तो खैर नहीं ठीक है, वैसे यह प्रश्न ठीक है। मैं इसमें समझा देता हूं आपको। इसमें कौन कौन लोग होंगे? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद
ये हो गए। इसके अलावा होंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहाँ का जो हाई कोर्ट है जिस जगह की बात हो रही है, उसके वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायाधीश की सिफारिश। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा सही माना जाएगा? पहला, स्टेटमेंट 1 सही है। अगर इसमें केवल शब्द न लगा होता तो ये सही हो जाता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच के विषयों का विभाजन 3 सूचियों, केंद्रीय, राज्य सूची, संयुक्त सूची में किया गया है। संसद केवल संयुक्त सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। बताइए कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीन, दोनों या फिर चौथा? इसमें केवल पहला सही है। कैसे? अनुच्छेद 245 से 255 इसके अनुसार क्या कहता है? केंद्र और राज्य, भाई देश किससे बना है? केंद्र और राज्यों से मिलकर तो देश बना है। 3 सूचियां जो होंगी केंद्रीय, राज्य और संयुक्त सूची में विभाजित की गई हैं। संसद केंद्रीय सूची और कुछ मामलों में संयुक्त सूची पर कानून बना सकती है। राज्य केवल राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ये बात भी हमें पता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि संसद तो भाई कानून बना ही सकती है ना, दोनों पर कानून बनाएगी, केंद्रीय सूची पर भी और संयुक्त सूची पर भी। 32 क्या है? राष्ट्रपति राज्यसभा के परामर्श पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन की स्थिति को संबोधित करता है। तो इसमें भाई ऐसी वाली बात तो सही है नहीं, मुझे लगता है ये वाला दूसरा सही है, बाकी ये वाला नहीं सही भाई। अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही सरकार के लिए राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। यह निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बैठक के हिसाब से या और उनकी जो सलाह होगी उसके हिसाब से होगा, सिफारिश पर होगा। तो पहला तो हो गया गलत, राज्यसभा के उस पर तो लेते नहीं हैं। फिर आता है संघीय ढांचे में केंद्रीय नियंत्रण सुनिश्चित करना और राज्यों के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना, इस वजह से यह किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है? संघीय संकट के दौरान केंद्र संयुक्त सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। यह अधिकार अनुच्छेद 349 के तहत प्राप्त होता है। इसमें दोनों सही हैं आपके। कैसे? 249 जो है क्या अधिकार देगा? राज्यसभा द्वारा अनुचित या महत्वपूर्ण परिस्थितियों का सुझाव दिया जाए तो संसद संयुक्त सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। ठीक है, यह विशेषाधिकार संघीय संकट या राष्ट्रहित के समय लागू होता है। स्टेटमेंट 1 और 2 इसमें फिर सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किसी भी राज्य में प्राकृतिक आपदा के कारण सहायता भेज सकती है। यह शक्ति केवल राज्य सरकार की अनुमति से ही संभव है। इसमें पहला वाला सही हो जाएगा, ये वाली बात सही हो जाएगी। संवैधानिक रूप से क्या होता है? प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में केंद्र या किसी राज्य में यह मदद भेजी जा सकती है। इसमें राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सहयोग जो है अपेक्षित रहता है। सहयोग जो है अपेक्षित रहता है, सुझाव भी अपेक्षित रहते हैं कि क्या कैसे किया जा सकता है। तो इसमें ऐसा देखो क्या है, यह प्रावधान आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र और राज्य के बीच सहयोग को सुनिश्चित करता है और नागरिकों के सुरक्षा प्राथमिकता बनाता है। ठीक है, एक प्रश्न और है, यह आखिरी प्रश्न है। संघीय ढांचे में वित्तीय अधिकारों का नियंत्रण मुख्य रूप से केंद्र के पास होता है। राज्य केवल संयुक्त सूची में शामिल कर आधारित विषयों में ही कर लगा सकता है। कौन सा सही है? पहला केवल इसमें सही होगा। कैसे? संघीय ढांचे में वित्तीय अधिकारों का नियंत्रण मुख्य रूप से केंद्र के पास ही रहेगा। राज्य अपनी सूची के विषयों पर कर लगा सकते हैं, लेकिन केंद्रीय सूची में कराधान जो है वह केंद्र सरकार के ही हाथ में पूरा होता है। संयुक्त सूची में 2 लोग कर लगा सकेंगे। राज्य को संसद की अनुमति की आवश्यकता होती है और यह वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो यह आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसको आप 2-3 बार देखिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपकी जो जीएस की क्लास है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर राइटिंग कराते हैं वो आपको मिलती रहे।
निबंध का जो आपकी तैयारी है वो भी साथ में होती रहे। यह दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। इससे आपका मेंस भी साथ में तैयार होता चलेगा। क्लास को पूरा देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए। कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमें बताइए। सीसेट के लिए भी परेशान नहीं होना है, हमने उसके लिए अलग से क्लास शुरू की है। अभी हमने घड़ी पढ़ाया है और आपका एक टॉपिक हमने और पढ़ाया है जो कि वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसमें मिल जाएगा वीडियो में जब आप जाएंगे, तो आप ये दोनों टॉपिक भी ज़रूर देखिएगा। तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी और उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।